दोस्तों, गोदान की इस स्क्रिप्ट में हमारा पार्ट 3, जिसमें 21 से 30 पेज की समरी है। इसमें जमींदार राय साहब का दोगलापन और होरी की लाचारी को पेश किया है। दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को गहराई से समझेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि होरी के मन में गाय पालने की कितनी तीव्र इच्छा है। अब इस भाग में होरी अपने गांव बेलारी से चलकर अपने जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह के महल सैमरी पहुंचता है। यह पाठ पूरे उपन्यास की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यहाँ प्रेमचंद जी ने उस समय के जमींदारों की असली चेहरे और उनके दोहरे चित्र को बेनकाब किया है। आज हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि राय साहब और होरी के बीच उस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखती है। जैसे ही होरी राय साहब के दरबार में पहुंचता है, हमें राय साहब के बारे में पता चलता है। राय साहब कोई आम या क्रूर जमींदार नहीं, वे पढ़े लिखे हैं, काउंसिल के मेंबर हैं और राष्ट्रवादी आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। वे कबीर के पद गाते हैं और खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय इंसान दिखाते हैं। होरी जैसे सीधे साधे किसानों के मन में राय साहब के लिए भगवान जैसी इज्जत है। होरी को लगता है कि ये तो हमारे राजा नहीं, हमारे लिए एक भगवान है। कबीर के पद गाते हैं और खुद को बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय इंसान दिखाते हैं, और होरी जैसे सीधे साधे को भगवान जैसी इज्जत देते हैं। होरी को लगता है कि राजा तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी हमें चेतावनी देते हैं कि राय साहब जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। वे हर साल अपने महल में धनुष यज्ञ का एक बहुत बड़ा नाटक करवाते हैं, जिसके लिए पूरे इलाके के गरीब किसानों से चंदा वसूला जाता है। होरी भी इसी उत्सव की तैयारी के सिलसिले में उनसे मिलने आया है। अब शुरू होती है वह ऐतिहासिक बातचीत जिसे प्रेमचंद ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है। राय साहब होरी को देखकर मुस्कुराते हैं और अपने पास बुलाते हैं, लेकिन अचानक वे अपने दुखों का रोना रोने लगते हैं। वे होरी से कहते हैं कि होरी, तुम लोग सोचते होगे कि हम जमींदार बहुत सुखी हैं, ठाठ से रहते हैं, लेकिन असल में हमारा जीवन नरक जैसा है। राय साहब कहते हैं कि वे कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं। उन्हें अपने झूठे सम्मान को बचाने के लिए अफसरों की महंगी शादियाँ और पार्टियाँ देनी पड़ती है, वकीलों की मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है और अदालतों के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। वे यहाँ तक कह देते हैं कि हम लोग कसाई हैं जो अपने ही किसान भाइयों का खून चूसते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है। होरी उनकी ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा राजा, जिसके पास हाथी, घोड़े, गाड़ियाँ और महल है, वह अपने आप को एक गरीब किसान से भी ज़्यादा दुखी बता रहा है।
देखो ये जमींदार का सीन। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान और वैराग्य की बातें करने की तुरंत बाद राय साहब अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे होरी से कहते हैं कि देखो होरी, बातें अपनी जगह है पर काम अपनी जगह है। इस बार धनुष यज्ञ के उत्सव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गांव के जितने भी किसान हैं उनसे कहो कि वे लगान और चंदा समय पर चुकाए। और हाँ, जो किसान नाटक में भाग लेने के लिए बेकार बिना पैसे के काम करने नहीं आएंगे और जो बिना पैसे के आएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ प्रेमचंद जी राय साहब की पोल खोलते हैं। राय साहब खुद कहते हैं कि इस संसार में जो रोता है उसका रोना सब सुनते हैं। मैं भी इसीलिए रोता हूँ ताकि सरकार और अफसरों को लगे कि जमींदार बहुत परेशान है और वे हम पर टैक्स न बढ़ाए। अगर हम हंसते रहेंगे तो लोग हमसे और मांगेंगे। यानी राय साहब की वो सारी हमदर्दी, वो सारी अच्छाई सिर्फ एक मुखौटा थी। वे बातें तो संतों जैसी करते हैं पर काम कसाईयों वाला ही करते हैं। होरी महल से बाहर निकल रहा है। उसका चेहरा सोच में डूबा है। धीरे धीरे स्क्रीन धुंधली होती है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन आता है। तो दोस्तों, गोदान के इस पार्ट के बीच प्रेमचंद जी ने यह साबित किया है कि शोषक चाहे कितना भी पढ़ा लिखा और मीठा बोलने वाला हो, उसका मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। राय साहब की बातें सुनकर होरी जैसा सीधा किसान उनकी जाल में फंस जाता है। वह सोचता है कि मालिक कितने अच्छे हैं जो अपने दुख इसमें बांट रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, जबकि असल में उसका शोषण और बढ़ने वाला है। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस और समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।